हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 14 अक्टूबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका है पहला, सीखने की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखना जो है यह देखेंगे सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, जटिल कौशल जैसे साइकिल चलाना सीखने में कौन सी विधि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो साइकिल चलाना होता है इसमें यहाँ पे परीक्षण और त्रुटि विधि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसका उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यह आपको पता है कि यहाँ पे यह देखेंगे शैक्षिक उद्देश्य के निर्माण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्यों के निर्माण हेतु। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह शिक्षण उद्देश्य से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, जब शिक्षण उद्देश्यों का केंद्र तथ्यों को याद रखना होता है तो वे किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं। जब शिक्षण उद्देश्यों का जो केंद्र होता है तथ्यों को याद रखना होता है तो वे यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं और संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रभावी शिक्षण के लिए उद्देश्यों को कैसा होना चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन पद्धतियों के अनुरूप होना चाहिए। जो प्रभावी शिक्षण है इसमें जो यहाँ पे प्रभावी शिक्षण के लिए जो उद्देश्य है वह मूल्यांकन पद्धतियों के अनुरूप में होने चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछने पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है। तो यह देखेंगे सुकराती विधि आ जाती है, सुकराती विधि बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित कौन सी विधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो समस्या आधारित अधिगम है, यह आपका यहाँ पे वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित विधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो समस्या आधारित अधिगम है। अगला है कि पाठ योजना का समापन चरण क्या सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य बिंदुओं का जो सारांश होता है। पाठ योजना में देखेंगे बिल्कुल लास्ट में क्या होता है कि मुख्य बिंदुओं का सारांश रहता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है यहाँ पे कि हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना में कौन सा चरण सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सामान्यीकरण है वह आपका यहाँ पे सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि पाठ योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे या जो पाठ योजना है उसको बनाएंगे तो उसमें यहाँ पर देखेंगे बच्चों की आयु का यहाँ पे ध्यान रखना होता है, और किस क्लास के लिए आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उसका ध्यान रखना है, किस विषय के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण जो आपका माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग का कौन सा घटक शिक्षण कौशल को परिष्कृत करता है। तो इसमें आपका आ जाएगा जो आपका यहाँ पे पुनः शिक्षण है, री टीचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण में एक बार में कितने कौशल सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यह पॉइंट याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें एक बार में एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाता है या सिखाया जाता है या सीखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न यहाँ पे कि प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो प्रभावी शिक्षक होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह बच्चों से, छात्रों से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने में सुधार करना। यहाँ पर देखेंगे शिक्षण में जो मूल्यांकन किया जाता है उससे चेक किया जाता है कि सीखने में कितना सुधार हुआ है। तो सीखने में सुधार करने के लिए मूल्यांकन जरूरी होता है, मूल्यांकन का यही उद्देश्य है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके यहाँ पे पूर्व परीक्षण जो प्री टेस्ट होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रारंभिक ज्ञान होता है उसकी पहचान करने के लिए पूर्व परीक्षण या प्री टेस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा,
देखिए जो प्रश्नोत्तर विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि से क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वह सक्रिय हो जाते हैं, उनमें सक्रियता आती है, छात्रों में सक्रियता आती है जब प्रश्नोत्तर विधि में उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं। तो ये बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीचिंग एड्स होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा को रुचिकर बनाना होता है। शिक्षण सहायक सामग्री जो भी यहाँ पर हम यहाँ पे वस्तुओं का यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं या कुछ भी दिखाने का यूज करते हैं, तो वह टीचिंग एड्स के अंतर्गत आता है और उससे यहाँ पे शिक्षा जो होती है उसको रुचिकर बनाया जाता है, छात्रों का ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि बच्चों की जिज्ञासा किस शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा सिद्धांत से हो जाएगा, प्रेरणा सिद्धांत हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण के 4 प्रमुख तत्वों में से एक क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनमें से एक आपको देखेंगे यहाँ पे छात्र दिया गया है। शिक्षण के जो 4 प्रमुख तत्व हैं उनमें से देखेंगे छात्र दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे शिक्षण के साधनों में कौन शामिल नहीं है। शिक्षण का यहाँ पे आपको क्या दिया गया, साधन दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे शिक्षक आ जाएंगे, पाठ्य पुस्तक आ जाएगी और ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा शिक्षण के साधन में, लेकिन जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं ये शिक्षण के साधन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण प्रक्रिया में जो फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होती है, उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार करना होता है। फीडबैक इसलिए दिया जाता है कि आप सुधार कर सकें, या किसी भी टीचर को यहाँ पे कोई फीडबैक दिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि उसे सुधार करने के लिए कहा जा रहा है, जो भी गलतियां हो रही हैं गलती में सुधार के लिए। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यवहारवाद के अनुसार सीखना क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो व्यवहार का परिवर्तन है वही क्या है, आपका व्यवहारवाद है में सीखना होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि शिक्षा में अनुशासन का महत्व क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अनुशासन का मतलब क्या होता है कि जिम्मेदारी, एक तरह से क्या होता है, जिम्मेदारी को विकसित करना अनुशासन के अंतर्गत आ जाता है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है वही आपका अनुशासन होता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण में प्रेरणा की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो प्रेरणा होता है, प्रेरणा का मतलब एज ए मोटिवेशन होता है। जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन किस लिए होता है कि जो सीखने की गति होती है बढ़ जाती है। अगर आपको किसी भी कार्य के लिए यहाँ पे मोटिवेशन मिल जाता है तो उसको जो सीखने की गति होती है वह तेज हो जाती है, वह कार्य आप अच्छे से करते हैं, तेजी से करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे प्रश्न की टीम टीचिंग पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। टीम टीचिंग दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि समूह द्वारा श्रेष्ठ शिक्षण करना है, टीम टीचिंग के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीम टीचिंग में क्या होता है, समूह द्वारा श्रेष्ठ शिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी शिक्षण विधि है जो छात्र केंद्रित मानी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी सहभागिता पद्धति है। सहभागिता जो यहाँ पे पद्धति है वह छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है। छात्र केंद्रित मतलब कि छात्र के अनुसार यहाँ पे पढ़ाई की जाए। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि रचनावाद किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीन पियाजे के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि लोकतांत्रिक कक्षा का अर्थ क्या है। लोकतांत्रिक कक्षा आपको दिया गया है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी को भागीदारी का अवसर मिले। सभी को जो अवसर मिलता है उसी को यहाँ पे लोकतांत्रिक कक्षा कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को समान समझाया जाए, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण सिद्धांत जो लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखना है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो संबंध है यह जॉन डीवी से है, तो यहाँ से जॉन डीवी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग कब प्रभावी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ब्लैक बोर्ड का उपयोग है यह देखेंगे व्याख्या के समय आपका क्या होता है, प्रभावी रहता है। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, यहाँ पर देखेंगे भारत में जो पानीपत है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1526 में। भारत में जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई थी। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वह पूछ लिया जाए तो यह हुई थी
1556 में। तीसरी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो 1761 ईस्वी में हुई थी, यह याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध आपसे पूछा जा सकता है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, इसको भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि गंगा किस नदी की प्रमुख सहायक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान किसी संस्था के नियंत्रण में है, संविधान किसी संस्था के नियंत्रण में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संसद हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चीज बराबर मूल्य की होती है वह क्या कहलाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको मुद्रा कहा जाता है। जो चीज बराबर मूल्य की होती है उसी को तो मुद्रा कहा जाता है, तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रकाश है ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा, इसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O होता है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है, आपका H2O होता है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है, देखेंगे कि पेट में भोजन कितने हिस्सों में पचता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन होता है वह 3 हिस्सों में होकर के पचता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत भी एशिया में ही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर में जो डाटा होता है वह होता है आपका जो जानकारी होती है, जो सूचना होती है, उसी को यहाँ पे डाटा कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, जानकारी है, वो उसी को डाटा कहा जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पटना का नज़दीकी शहर कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो पटना है उसके नज़दीक में मुजफ्फरपुर है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड आपको देना है और इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्टेट एग्जाम में आप जानते हैं कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से रहेगा, बाकी जो 50 प्रश्न रहता है वह आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहता है। शिक्षण कला और अन्य दक्षता में देखेंगे लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपका 35 से 40 प्रश्न रिपीट होता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हैं शिक्षण कला और अन्य दक्षता का, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप इस पार्ट में कर पाएंगे। तो यह शिक्षण कला के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे शिक्षण कला में आपका यहाँ पे अदर स्किल में आपका यहाँ पे जीके, रीजनिंग, मैथ है, सब की सब प्रश्न मिलने वाले हैं, और इसमें आपको 2019, 2020, 2023, 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है शिक्षण कला और अन्य दक्षता का। पूरी आपकी 46 पेपर का इसमें हल रहेगा, आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को सिर्फ आपको क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत यह जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF रहने वाला है यह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता वाला पार्ट है, जो 50 प्रश्न आएंगे, इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करके जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है इसको परचेज जरूर कर लीजिए। इसमें 19, 20, 23, 24 की सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, पूरे 46 यहाँ पे पेपर का हल मिलेगा। तो लिंक को क्लिक करके इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी।